मोस्टली जितनी भी क्रेन है जैसे हाइड्रा, टेलीस्कोपिक क्रेन, यह वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन इन सब में से टावर क्रेन सबसे अलग है, जो वजन उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को यूज में लेती है। यह जो आप क्रेन देख रहे हो इसी को टेलीस्कोपिक क्रेन बोलते हैं। यह मैक्सिमम 10 से 20 टन का वेट उठा सकती है हाइड्रोलिक प्रेशर से। लेकिन टावर क्रेन एक सिंपल सी मोटर की हेल्प से मैक्सिमम 100 टन तक वेट उठा सकती है। लेकिन वेट उठाने की कैपेसिटी दोनों ही क्रेन की हाइट बढ़ने पर कम होती जाती है। हम इस वीडियो में टावर क्रेन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि टावर क्रेन की मैक्सिमम हाइट 250 मीटर से भी ज्यादा तक जा सकती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लेंथ टावर क्रेन की 70 मीटर तक हो सकती है। अब समझना इंटरेस्टिंग होगा कि यह क्रेन इतनी हाइट पर कैसे अपने आप को बैलेंस करती है और कैसे वेट को लिफ्ट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टावर क्रेन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कंक्रीट और सीमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जाता है जमीन के अंदर। तो यह क्रेन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले इसे इंस्टॉल किया जाता है और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ही वहां से हटाई जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद टेलीस्कोप क्रेन की हेल्प से क्रेन को बिल्ड किया जाता है। मेन टावर के एक एक ब्लॉक को उठाकर एक के ऊपर एक को सेट किया जाता है। यह जो ब्लॉक है इनको मास्ट बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि टावर क्रेन तो 250 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक जा सकती है, लेकिन टेलीस्कोप क्रेन तो इस टावर क्रेन को 15 से 20 मीटर तक ही बिल्ड कर पाएगी और इतनी ही हाइट पर क्रेन को पूरा बिल्ड कर देगी। उसके बाद में टावर क्रेन खुद अपने आप की हाइट को बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ में बढ़ाती जाएगी। सबसे पहले हम टावर क्रेन के ऑपरेशन को समझते हैं, उसके बाद में यह कैसे अपनी हाइट एडजस्ट करती है उसको भी डिटेल से समझेंगे। टावर क्रेन कुछ इस तरीके से टर्न कर सकती है और क्रेन को टर्न करवाने के लिए यहाँ पर पावरफुल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खास बात है, जरूरत पड़ने पर मोटर के टॉर्क को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्रेन और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। यहाँ पर यह जो बड़ा गियर लगा है जिसके ऊपर पूरी ऊपर की क्रेन रोटेट कर रही है, इसको टर्न टेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर लगी मोटर क्रेन को कितना ही रोटेट करवा सकती है। तो क्रेन 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेती है तो यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगा रहता है जो मोटर को बंद कर देता है, क्योंकि क्रेन अब ज्यादा रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी केबल्स टूट जाएगी। फ्रंट साइड में क्रेन की जिब होती है जिसकी लेंथ 70 मीटर तक हो सकती है और जिब को बैलेंस करने के लिए पीछे की साइड में काउंटर जिब लगी रहती है, जिस पर काउंटर वेट भी लगे रहते हैं क्रेन को बैलेंस करने के लिए। और क्रेन की जिब और काउंटर जिब को सपोर्ट करने के लिए पेंडेंट लगे रहते हैं जो टावर पीक से जुड़े रहते हैं। क्रेन का सेंटर ऑफ मास इस मेन टावर पर होना चाहिए, अदरवाइज क्रेन अनबैलेंस होकर गिर जाएगी। लेकिन टावर क्रेन में बहुत हेवी काउंटर वेट लगा रहता है, 15 से 20 टन मानकर चलो। तो जब क्रेन अनलोडेड कंडीशन में होगी तो काउंटर वेट क्रेन को स्लाइटली अनबैलेंस भी करता है। क्रेन की जिब पर एक ट्रॉली लगी रहती है जो जिब पर लगे ट्रैक पर आगे पीछे मूव कर सकती है। ट्रॉली में टायर लगे रहते हैं जो ट्रैक पर कुछ इस तरीके से चलते हैं। ट्रॉली को आगे पीछे मूव करवाने के लिए एक मोटर लगी रहती है। यह मोटर ड्रम को रोटेट करवाती है और ड्रम रोप की हेल्प से ट्रॉली से जुड़ा रहता है। यहाँ पर रोप का मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप का होता है। इस ड्रम के ऊपर 2 रोप होती है। जब एक साइड की रोप ओपन हो जाती है तो दूसरी साइड की रोप ड्रम के ऊपर कलेक्ट होती जाती है। रोप का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है। एक साइड की रोप इधर से जाते हुए ट्रॉली से कनेक्ट हो जाती है और दूसरी साइड की रोप भी ट्रॉली से कनेक्ट रहती है, जो जिब पर ऐसे चक्कर लगाते हुए वापस ड्रम के पास में पहुंचती है। तो जब ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी तो यह वाली रोप ट्रॉली को आगे की तरफ पुल करेगी और ड्रम पर कलेक्ट होती जाएगी और दूसरी वाली रोप ओपन होती जाएगी। जब ट्रॉली पीछे की तरफ आएगी तो अब की बार यह रोप ड्रम पर कलेक्ट होगी। अब क्रेन का ऑपरेटर इस केबिन में बैठा रहता है तो उसको एक्चुअल में सही से दिख नहीं पाता है कि ट्रॉली कितनी दूर चली गई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रॉली लास्ट में जाकर टकरा जाए, इसलिए ड्रम के पास में एक लिमिट स्विच लगा रहता है। तो जैसे ही ट्रॉली लास्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाता है और मोटर को बंद कर देता है। तो एक बात तो आप शायद मानते होंगे कि एनिमेशन से कंसेप्ट समझना आसान होता है और अभी का जो डिजिटल वर्ल्ड है वह स्किल्स का है, जिसके दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है
और ऐसा ही 3D एनिमेशन में है। यदि आप भी ऐसा एनिमेशन सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फी हमने आपके फोन रिचार्ज के बराबर ही रखी है ताकि हर कोई आसानी से सीख सके। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और हमारा आपके लिए फुल सपोर्ट रहेगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। ट्रॉली के अंदर 2 पुली लगी रहती है जो वजन उठाने वाली रोप को हैंडल करती है। यह रोप नीचे हुक के पास में लगी हुई पुली से कनेक्टेड रहती है और होस्टिंग यूनिट के लिए एक ही रोप होती है। होस्टिंग यूनिट क्रेन की काउंटर जिब में पीछे की तरफ लगी रहती है। यहाँ पर भी एक पावरफुल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जो गियर सिस्टम के थ्रू ड्रम से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि यही मोटर 100 टन तक का लोड उठाती है। इसलिए इस मोटर के पास में एक ब्रेक यूनिट भी होती है जो वजन को होल्ड करने के काम आती है। मानकर चलो ये ब्रेक नहीं होगा तो मोटर वजन को उठा तो लेगी, लेकिन जैसे ही मोटर स्टॉप होगी तो वजन वापस नीचे चला जाएगा। होस्टिंग रोप टावर पीक से होते हुए मास्टर पुली तक पहुंचती है। इसको मास्टर पुली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे रहते हैं। जब क्रेन ओवरलोड होती है तो वेट का लोड इस पुली पर भी पड़ता है, जिससे क्रेन को ओवरलोडिंग से बचाया जाता है। यहाँ से रोप जाती है ट्रॉली की पुली के पास और यहाँ से होते हुए हुक के पास पहुंचती है और वापस ट्रॉली से होते हुए जिब के एंड पॉइंट पर रोप को परमानेंटली टाइट कर दिया जाता है। जब होस्टिंग मोटर रोटेट करते हुए रोप को ओपन करेगी तो हुक धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा और अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है। ऑपरेटर को एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि हुक ग्राउंड के टच हुआ कि नहीं, क्योंकि इतनी दूरी से दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही हुक ग्राउंड के टच होता है तो होस्टिंग यूनिट के पास में भी एक लिमिट स्विच लगा रहता है जो ऑपरेट होता है और मोटर को बंद कर देता है। इस क्रेन को ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर केबिन में बैठा रहता है और दूसरा नीचे ग्राउंड पर रहता है और दोनों एक दूसरे वॉकी टॉकी से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इस क्रेन को वजन उठाने की कैपेसिटी जिब की लेंथ के हिसाब से होती है। यदि ट्रॉली टर्न टेबल के एकदम पास में है तो ये मैक्सिमम वजन उठा सकती है। जैसे मानकर चलते 100 टन का वजन उठा सकती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रॉली टर्न टेबल से दूर जाती जाएगी तो इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी कम होती रहेगी और जिब के एंड पर तो मुश्किल से क्रेन 5 से 6 टन मैक्सिमम वजन उठा पाती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रेन अपनी हाइट को कैसे एडजस्ट करती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें और थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। इस चैनल को थोड़ा स्पीड में ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प जरूर से कीजिएगा। टावर के चारों तरफ एक केज लगा रहता है जिसको टेलीस्कोपिंग केज बोलते हैं और यही क्रेन को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। इस केज के नीचे की साइड में लॉक लगे रहते हैं जिससे केज नीचे नहीं जाता और केज के चारों तरफ ऊपर और नीचे की साइड में छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते हैं। जब क्रेन को लिफ्ट करना होता है तो टर्न टेबल के यहाँ से नट बोल्ट ओपन कर देते हैं और टर्न टेबल को केज के इन पॉइंट पर सेट कर देते हैं। अब यहाँ से ऊपर की पूरी क्रेन का वेट केज पर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्रेन नीचे से एक मास्ट उठाकर लाती है और केज पर रख देती है। इसके बाद में एक और मास्ट को उठाकर बीच में रखती है ताकि जब क्रेन अपनी हाइट एडजस्ट करे तो वेट को भी बैलेंस इस वाले मास्ट से किया जा सके, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्रेन अनलोडेड होगी तो काउंटर वेट क्रेन को अनबैलेंस करता है। केज के अंदर एक हाइड्रोलिक पंप लगा रहता है जो इस पूरी क्रेन को ऊपर लिफ्ट करता है। इस पंप के यहाँ पर एक लिफ्टिंग रोड लगी रहती है जिसको क्रेन को उठाने से पहले इस रोड को टावर के इन लॉक में सेट कर दिया जाता है। केज के अंदर इस हाइड्रोलिक पंप को उठाने का पूरा मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है, तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो पंप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेगा और क्रेन को ऊपर उठाता रहेगा। जब पंप की लेंथ पूरी हो जाती है तो केज के नीचे बने हुए लॉक टावर के इन लॉक में सेट हो जाएंगे और अब पूरा लोड केज पर आ जाएगा और पंप फ्री हो जाएगा। अब पंप को वापस इस ऊपर वाले लॉक में सेट किया जाएगा और पंप फिर से क्रेन को ऊपर लिफ्ट करेगा। एक मास्ट को सेट करने के लिए पंप 2 बार लिफ्ट होता है, तब जाकर केज के अंदर मास्ट को सेट करने के लिए जगह बन पाती है और मास्ट को इन टायर की हेल्प से केज के बीच में लाया जाता है और फिर टायर को निकाल दिया जाता है साइड में। क्योंकि यह मास्ट बहुत हेवी होते हैं इसलिए हमारे बस की बात नहीं है कि इसको उठाकर बीच में लाया जा सके। मास्ट केज में आने के बाद नीचे के बोल्ट को सेट कर दिया जाता है। अब यदि क्रेन को और ज्यादा लिफ्ट करना है तो यही प्रोसेस फिर से चलेगी और क्रेन को लिफ्ट नहीं करना है तो ऊपर टर्न टेबल के कनेक्शन केज से हटाकर टावर से कर दिया जाता है नट बोल्ट की हेल्प से।
अब यदि टावर क्रेन बहुत ज्यादा हाइट पर चली गई है तो इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो बिल्डिंग के कॉलम के साथ टावर क्रेन को कनेक्ट करके बीच बीच में सपोर्ट दिया जाता है। जब टावर क्रेन बहुत ज्यादा हाइट पर होती है तो यहाँ पर एयर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। यदि विंड की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो टावर क्रेन ऑपरेट करना सेफ नहीं है। इसके अलावा जब आंधी तूफान जैसी सिचुएशन होती है तो टावर क्रेन गिर सकती है, इसलिए जब क्रेन बंद रहती है तो उस कंडीशन में क्रेन को फ्री कर दिया जाता है मोटर से, ताकि विंड की डायरेक्शन में क्रेन अपने आप को रोटेट कर सके। एनिमेशन की दुनिया में आपका मोस्ट वेलकम है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाना। थैंक यू।